नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे, ताकि आपका जो आने वाला पेपर 1 है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का ही एग्जाम हो, चाहे वो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई और एग्जाम हो, या फिर राज्य चयन आयोग का कोई अपकमिंग एग्जाम हो, चाहे टीजीटी, जेबीटी, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, उन सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिसीव्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जो है वो किस कंट्री का जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो मिला है। ये कौन से महीने की बात है? ये मार्च महीने की बात है। कई बार पेपर में जो है वो मार्च 2025 कर स्पेसिफिक रूप से मंथ भी जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है वो कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। तो इनको मॉरिशस कंट्री का जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। मॉरिशस कंट्री ऑप्शन सी जो है वो आपने ध्यान रखना है। अभी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा विजिट किया गया मॉरिशस कंट्री को, और उनके द्वारा जो था वो मॉरिशस के नेशनल डे के ऊपर जो था वहां पर विजिट किया गया। वो चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पर गए थे। तो क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि मॉरिशस का जो है वो नेशनल डे मनाया कब जाता है, कौन सी दिन को ये मनाया जाता है? तो ये जो है मार्च महीने में 12 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। 12 मार्च को मनाया जाता है। इस बार 57th नेशनल डे जो था मॉरिशस का मनाया गया। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विजिट किया गया, तो मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है HE मिस्टर धर्मवीर गोकुल, उनके द्वारा जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है वो ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड से जो था वो सम्मानित किया गया। ये GCSK कर इस तरह से अवार्ड है। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है मॉरिशस का, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन लीडर को जो है ये हाईएस्ट ऑनर जो है मॉरिशस कंट्री का जो है वो मिला है। तो ये सब हमने यहाँ से जान लिया। अभी कौन सी कंट्री को विजिट किया गया, क्योंकि कई बार स्पेसिफिक रूप से टेट जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे कि कब जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था वो विजिट किया मॉरिशस को। तो ध्यान रखना है 12 मार्च के करीब जो था वो विजिट किया गया था। इनको कब ये अवार्ड मिला? तो ये मॉरिशस गए थे 57th नेशनल डे के उपलक्ष्य पर, तब इनको ये अवार्ड जो था वो मिला। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब ये जो मॉरिशस कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है? इस कंट्री की कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कैपिटल जो है वो पोर्ट लुइस है। पोर्ट लुइस कर जो है वो इसकी कैपिटल है। तो पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं, इंडिया रिसेंटली वॉन ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बाय डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये तो पता है आपको कि इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में जो है वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती गई है। परंतु इंडिया ने जो हराया है ना, वो किसको हराया है? तो इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम को जो है वो हराया है, और ये ट्रॉफी जो है वो जीत ली है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो ट्रॉफी थी, इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया था? तो होस्ट कंट्री का नाम भी ध्यान रखना है। पाकिस्तान के साथ जो था वो इसको पाकिस्तान के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, परंतु पाकिस्तान ने जो था वो किसके साथ मिलकर? UAE के साथ मिलकर जो था वो इसको होस्ट किया था। अब यहाँ से ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे, वो साथ साथ में आपको नोट करने हैं। इंडिया के द्वारा जो था वो कितनी बार इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीता गया है? तो इंडिया के द्वारा 3 बार इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीता गया, अभी तीसरी बार। पहली बार जो था वो इंडिया ने 2002 में जो था वो इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था। दूसरी बार 2013 में जो था वो जीता था। 2013 के बाद अभी 2025 में जो था ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इंडिया के द्वारा जीती गई है। और इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने 3 बार जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, और सर्वाधिक 3 बार जीतने वाली ये जो है वो इंडिया कंट्री बन गई है। इसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री आती है जिसने 2 बार इस चैंपियनशिप को जो है वो जीता है। अब यहाँ पर एक और बात ये ध्यान रखने है कि प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको ये टाइटल जो है मिला है, किसको ये अवार्ड मिला है? तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल रोहित शर्मा को मिला है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो किसको मिला है? प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो रचिन रविंद्र को मिला है। रचिन रविंद्र कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? तो ये न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। इससे पहले ये चैंपियनशिप, ये ट्रॉफी जो था वो कब हुई थी? 2017 में जो था वो हुई थी। 2017 में जब हुई थी तब इसकी विजेता जो था वो पाकिस्तान उस टाइम रही थी। पाकिस्तान की टीम जो था वो विजेता बनी थी और उप विजेता भारत बनी थी। मतलब भारत को हराकर पाकिस्तान उस टाइम विनर जो था वो बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन हम बोलते हैं, 12th स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर 2025 होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 12वें नंबर के विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों की ये बात की जा रही है 2025 आयोजित की गई या फिर किया गया। तो 12वें नंबर की जो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स हुई 2025 में, इनको होस्ट किया गया किसके द्वारा? इटली के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
इटली के द्वारा कहाँ पर होस्ट किया गया, तो इटली के द्वारा ट्यूरिन में जो था वो इनको होस्ट किया गया। इटली के द्वारा जो था वो ट्यूरिन सिटी में जो था वो होस्ट किया गया। 8 मार्च से 15 मार्च 2025 के बीच में ये स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स जो है वो होंगी। और साथ में ही जब ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है तो हम ओलंपिक गेम्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये तो स्पेशल ओलंपिक्स हैं, जो स्पेशल ओलंपिक्स एक होती हैं, इनकी बात अलग है, परंतु जो एक नॉर्मल ओलंपिक्स होती हैं जो कि 2024 में हुई थी, 2024 में पेरिस फ्रांस में उनको होस्ट जो था वो किया गया था। 2024 से पहले 2021 में हुई थी, 2021 में जो था वो इनको टोक्यो जापान में किया गया था। वैसे ये 4 साल के इंटरवल के बाद होती हैं, परंतु 2020 में नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम कोविड था, तो 2021 में पोस्टपोन कर इनको होस्ट किया गया था। 2024 के बाद 2028 में होंगी। 2028 में लॉस एंजल्स यूएस में जो है ये होंगी। और हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था और मैंने पूछा भी था आपसे कि कमेंट कर आपने इसका आंसर बताना है। सभी ने सही आंसर बताया भी था कि जो हमारा देश भारत है वो कौन से ईयर में जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, अपना इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्रेस भी कर रहा है साथ में कि हम जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे। तो हमारा भारत जो है वो 2036 के लिए अपना इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई हम जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहते हैं और हमें जो है वो इसकी परमिशन जो है वो दी जाए। तो इंडिया ने ये कहा है कि हम ओलंपिक्स को भी होस्ट कर देंगे, पैरालंपिक्स जो होते हैं उनको भी होस्ट कर देंगे, परंतु 2036 के लिए इंडिया ने अपनी बिड जो है वो रखी है। जब ये इसको पूरी तरह से परमिशन मिल जाएगी तब हम वो अलग से प्रॉपर क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, परंतु अभी तो इंडिया ने अपना इंटरेस्ट ही एक्सप्रेस किया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो बोलते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया का क्या रैंक है। तो बोलते हैं ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें इंडिया का 85वां रैंक जो है वो रहा। 2025 के इस इंडेक्स की जो है वो बात की जा रही है। 2025 का इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से और भी क्वेश्चंस जो है वो जानते हैं कि इंडिया का क्या रैंक रहा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से क्या क्या निकल कर आते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो इंडिया ने 2025 में 85वां रैंक जो है वो हासिल किया है। 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में इंडिया का रैंक 80 था, 80वां नंबर था इंडिया का, परंतु इस बार 85 पर जो है वो इंडिया पहुंच गया है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट जो है वो कौन सी कंट्री का जो है वो आता है, तो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट में जो है सिंगापुर कंट्री हमने पढ़ी। सिंगापुर कंट्री जो है वो उसका पासपोर्ट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। सिंगापुर के बाद जो है वो जापान का पासपोर्ट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस तरह से है, परंतु इंडिया का रैंक तो बहुत पीछे 85वां जो है वो आता है। इंडिया के पड़ोसी भी हैं, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया का पड़ोसी है, तो पाकिस्तान का रैंक 103 रहा है, 103वां रैंक जो है वो रहा है। 103वां रैंक किसका रहा है, पाकिस्तान का भी, और यमन का भी 103 ही रैंक जो है वो इसमें है। और ये पक्की बात है कि पासपोर्ट के बारे में क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा है, खासकर ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन तो बनता है एग्जाम में। अब ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो इसको जो था वो 2006 में स्टार्ट किया गया था। हेनले पार्टनर्स वीज़ा रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स एक हुआ करता, तो उस हिसाब से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2006 में स्टार्ट हुआ था। उसके बारे में डिटेल्स हमने जान लिया। जो 2025 का इंडेक्स था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, 2025 के बारे में डिटेल से पता चल भी गया। आगे बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज द न्यू ऑफिशियल नेम ऑफ अस्त्रा MK3 मिसाइल। तो बोलते हैं ये जो अस्त्रा MK3 मिसाइल है इसका जो नया आधिकारिक नाम है वो क्या है, इसका जो नया जो है वो एक ऑफिशियल नेम रखा गया है वो क्या रखा गया है। तो अस्त्रा MK3 मिसाइल का जो है वो नया नाम जो है वो रखा गया है, और MK3 मिसाइल का नया नाम जो है वो गांडव रखा गया है। गांडव जो है उसका नाम रखा गया है गांडव मिसाइल कर आपने गांडव अस्त्र के बारे में भी पहले सुना होगा, परंतु अस्त्रा MK3 मिसाइल का ऑफिशियल नेम गांडव रखा गया है। और ये जो है वो एयर टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल है, हवा से हवा में मिसाइल करने वाली, हवा से हवा में वॉर करने वाली जो है ये एक मिसाइल है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की ये मिसाइल है, तो ये हवा से हवा में जो है वो मार करती है। ये जो अस्त्रा MK3 मिसाइल है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, इसको DRDO के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। DRDO का जो पूरा नाम है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस मिसाइल को जो है वो इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई Su-30 MKI जो जेट स्टैंड है वहां पर जो है डिप्लॉय किया जाएगा। और इस मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 340 किलोमीटर के आसपास जो है वो है। हमारे पास ना ऐसी और भी मिसाइल्स आती हैं, कुछ एयर टू एयर आती हैं, कुछ सरफेस टू सरफेस आती हैं, कुछ सरफेस टू एयर जो है वो आती हैं। उन मिसाइल्स की हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, उनकी क्या क्या जो है वो खास बात है। तो
जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है उसमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 इस तरह की मिसाइल्स जो हैं वो आती हैं। सरफेस से एयर में वॉर करने वाली मिसाइल्स भी हैं। सरफेस से एयर में वॉर करने वाली मिसाइल आकाश मिसाइल आ जाती हैं। पृथ्वी मिसाइल एक उसमें भी आती है। पृथ्वी मिसाइल के अलावा जो है त्रिशूल मिसाइल भी आती है और बार्क 8 कर मिसाइल भी एक जो है वो आती है। ये सारी मिसाइल्स जो हैं वो आती हैं जो कि सरफेस से एयर में वॉर करती हैं। ठीक है, एक निर्भया मिसाइल आती है। निर्भया जो है वो एक क्रूज मिसाइल है, वो भी पूछा जाता है। ब्रह्मोस ऑप्शन में दिया गया है, ब्रह्मोस भी जो है एक क्रूज मिसाइल है। अभी अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का हो गया, चाहे वो जेबीटी का हो गया, ये सब इंस्पेक्टर, या आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। और अगर आप टाइमली ज्वाइन करेंगे तो टाइमली ज्वाइन करने से आप पेपर से पहले कम से कम 2, 3, 4 बार जो है रिवाइज कर पाएंगे। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि पेपर से पहले खरीद ली तो आपको उसका बेनिफिट प्रॉपर मिल जाएगा। बेनिफिट तभी असल में मिलेगा जब आपने उसको अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। तो पढ़ना और साथ में रिवाइज करना और अपनी कमियों को एनालाइज करना, वो जो है वो इंपॉर्टेंट है और सफिशिएंट टाइम है अभी आपके पास उस चीज़ को अवेल करने के लिए। तो नीचे स्लॉट 2 का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन दी वर्ल्ड ड्यूरिंग 2020-2024। 2020 से 2024 के दौर की बात की गई है कि कौन सी कंट्री सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ी ऐसी कंट्री है जो हथियार आयात करती है, यानी कि हथियार जो है वो इंपोर्ट करती है। तो उस कंट्री का नाम बताना है आपको जहां पर सबसे ज़्यादा हथियार आते हैं, वो है यूक्रेन कंट्री। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आपको पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर चला है। रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद जो है वहाँ की सिचुएशन आप अच्छी तरह से जो है वो जानते हैं। तो उसके बाद अब यूक्रेन ऐसी कंट्री बन गई है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्म्स जो है वो इम्पोर्ट हुए 2020 से 2024 के बीच में। ये किसके द्वारा बताया गया? सिप्री की एक रिपोर्ट आती है, जिसके सिप्री की रिपोर्ट के क्वेश्चन देखना आपको एचएएस में देखने को मिल जाएंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन के और भी एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अपने भारत का क्या रैंक यहाँ पर रहा है? तो सिप्री की रिपोर्ट में भारत का रैंक यूक्रेन के बाद सेकंड रैंक भारत का रहा है। अब इस रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि इंडिया पहले रशिया से काफ़ी हथियार लेता था, परंतु हथियार इंडिया जो रशिया से लेता था उस ट्रेड में अभी थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, थोड़ा सा डिक्लाइन उसमें हो गया, कमी उसमें आ गई है। और इंडिया ने फ्रांस से जो है वो ज़्यादा हथियार लेना जो है वो स्टार्ट भी कर दिया है। फ्रांस से ज़्यादा हथियार लेना स्टार्ट कर दिया। तो आपने क्या देखा था कि जब इंडिया का रिपब्लिक डे था तो उस दौरान इंडिया में जो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, तो वो कौन आए थे? वो फ्रांस के ही प्रेसिडेंट थे, इमैनुअल मैक्रोन, वो जो था वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर अब इंडिया ना पाकिस्तान के साथ भी काफ़ी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। अब इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, परंतु पाकिस्तान की भी अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का भी इम्पोर्ट जो है वो लगभग 61% जो है वो इंक्रीज हो गया है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से लेता है? पाकिस्तान जितने भी हथियार लेता है उसमें 81% सप्लाई जो है वो चाइना के द्वारा की जाती है। मतलब 100 तरह के हथियार पाकिस्तान लेता है तो 81 हथियार ऐसे हैं जो चाइना के द्वारा पाकिस्तान को दिए जाते हैं। तो ये पाकिस्तान का हिसाब है। ये जो सिप्री है ना, ये है क्या? सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी नाम इसका ध्यान रखना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इसका नाम है। और इसकी स्थापना जो था वो 1966 में की गई थी। स्टॉकहोम स्वीडन में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ये सब यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली डिप्लॉयड अ पावरफुल लार्ज फेस्ड एरे रडार, जिसको लपार भी बोला गया, एल पार भी बोला गया, नियर द म्यांमार बॉर्डर। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में म्यांमार के बॉर्डर के पास जो है शक्तिशाली बड़े चरणबद्ध सरणी रडार को जो है वो तैनात किया है? तो एल पार को जो है वो किसने जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया है चाइना के म्यांमार के बॉर्डर पर? तो वो चाइना के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अच्छा, चाइना के द्वारा किया गया है। हम म्यांमार का बॉर्डर देखते हैं पहले, फिर हम देखते हैं कि इंडिया का क्या लेना देना वहां से है। देखो जी, ये है हमारा भारत, ये भारत का मैप है और ये बॉर्डर आता है म्यांमार का। तो ये म्यांमार का बॉर्डर आता है। इंडिया के अलग अलग स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, परंतु चाइना के द्वारा यहाँ पर एल पार जो है और डिप्लॉय किया गया है। हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे कि पेपर 1 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्री किसके साथ कितना बॉर्डर शेयर करती है, कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। तो वो हम बात करते हैं कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट ये म्यांमार जो है ना, जिसको बर्मा भी बोलते थे, उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं।
तो इंडियन स्टेट्स में आप यहाँ पर देखेंगे कि एक तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है वो दूसरा यहाँ पर साथ में ही नागालैंड आ जाता है, नागालैंड से नीचे जैसे जाएंगे तो मणिपुर यहाँ पर आ जाता है और मिजोरम यहाँ पर आ जाता है। तो ये 4 इंडिया के स्टेट ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। कितना किलोमीटर बाउंड्री शेयर की जाती है मणिपुर के साथ, सॉरी म्यांमार के साथ? तो म्यांमार के साथ लगभग इंडिया जो है वो 1600 किलोमीटर के आसपास जो है बाउंड्री शेयर कर लेता है। एग्जैक्टली बात करें तो 1643 किलोमीटर बाउंड्री शेयर जो है वो इंडिया म्यांमार के साथ कर लेता है। हमने चीज़ें देख ली, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से हमने देख ली, परंतु इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो किस कंट्री के साथ जो है वो शेयर करता है? इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर जो शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो शेयर करता है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ इंडिया कितनी बाउंड्री जो है वो, कितनी किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर करता है, वो भी तो पता चले। बांग्लादेश के साथ जो है वो इंडिया 4096 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री शेयर लगभग करता है। 4096 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। हम बात करें उन स्टेट्स की जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये स्टेट जो है हो जाते हैं। ये 5 स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है वो शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ बाउंड्री। बांग्लादेश, म्यांमार, ये दोनों रिवाइज हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोलते हैं इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सॉल्ट सत्याग्रह ऑन। तो बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में ये सॉल्ट सत्याग्रह जो था वो स्टार्ट किया गया था, जिसको दांडी मार्च भी जो है वो बोलते हैं। अब इस दांडी मार्च को जो था वो कब स्टार्ट किया गया था? इस दांडी मार्च को जो था वो मार्च के महीने में स्टार्ट किया गया था। अच्छा, कब स्टार्ट किया गया था इसको मार्च के महीने में, ये भी तो पता चले। 12 मार्च को जो था वो इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, 12 मार्च को स्टार्ट किया गया था। दांडी मार्च इसको बोलते हैं। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को जो था वो स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हो जाता है। जो दांडी मार्च था ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक जो था वो चला था, ये भी पता चले। अच्छा, गांधी जी ने कितने फॉलोअर्स के साथ जो था वो ये स्टार्ट किया था? तो गांधी जी ने 78 अपने समर्थकों के साथ जो था वो इसको स्टार्ट किया था और 241 माइल्स का ये मार्च था। 241 माइल्स, यानी कि इतनी कदम जो था ये चले थे, इतने माइल्स जो था ये चले थे। और इन्होंने जो था वो दांडी पहुंच कर जो था वो सॉल्ट बनाकर जो था वो कानून तोड़ा था। साबरमती से जो था इन्होंने अपनी यात्रा जो था वो स्टार्ट की थी। तो अभी मार्च महीना चला हुआ है, 1930 में ये स्टार्ट हुआ था, तब हमने जो था वो इसको याद कर लिया क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री में भी आता है और अभी तो हमने करंट अफेयर के साथ भी इसको रिलेट यहाँ पर किया है। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? बोलते हैं माधव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये माधव नेशनल पार्क अभी चर्चा में था, क्यों चर्चा में था वो भी हम बात करेंगे, परंतु ये माधव नेशनल पार्क जो है वो कौन से इंडियन स्टेट में जो है वो आता है? माधव नेशनल पार्क की जब बात हो रही है तो ये माधव नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर आता है? ये मध्य प्रदेश में जो है वो आता है। ऑप्शन बी सही आंसर। क्यों ये चर्चा में था? मध्य प्रदेश का जो था ये माधव नेशनल पार्क जो है वो 9th टाइगर रिजर्व जो है वो अभी बन गया है। 9th टाइगर रिजर्व यहाँ का बन गया है, तब ये चर्चा में जो है वो आया, इसलिए चर्चा में आया। मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व यहाँ पर आता है, पेंच टाइगर रिजर्व यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो है सतपुरा टाइगर रिजर्व आता है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यहाँ पर आता है, पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पर आता है, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व यहाँ पर आता है, रत्नापानी टाइगर रिजर्व यहाँ पर जो है वो आता है। यहाँ पर सतपुरा मैंने आपको बता दिया, दुबरी भी एक है, दुबरी जो है वो टाइगर रिजर्व यहाँ पर जो है वो आता है। एक तो हमने माधव नेशनल पार्क हमने पढ़ लिया जो कि यहाँ का 9th टाइगर रिजर्व जो है वो बना है। अब हमारे अलग अलग इंडियन स्टेट्स हैं, वहां पर भी तो टाइगर रिजर्व आते हैं, तो उनकी भी एक प्रॉपर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, खासकर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं कि कौन सा किस स्टेट में जो है वो स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और टाइगर की जब बात हो ही रही है तब हम यहाँ से एक और क्वेश्चन भी जानेंगे, परंतु पहले हम टाइगर रिजर्व्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। अब बात की जाए बांदीपुर टाइगर रिजर्व की, वो कर्नाटक में स्थित है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। हमने मानस टाइगर रिजर्व पढ़ रखा है, ये असम में स्थित है। हमने रणथंबोर टाइगर रिजर्व पढ़ रखा है, ये राजस्थान में स्थित है। सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये उड़ीसा में स्थित है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व आता है, ये जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व आता है, ये केरल में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारे पास जो है वो इसी तरह जो है वो एक डंपा टाइगर रिजर्व भी आता है, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। डंपा के अलावा नमेरी टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। खजरंगा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी है, असम में जो है ये स्थित है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास आते हैं, इंपॉर्टेंट वन हमने जान लिए।
अब टाइगर के बारे में एक और क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो लॉन्च किया गया था। ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो कब लॉन्च किया गया था, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो उसको 1973 में जो था वो लॉन्च किया गया था। 1973 का है ये प्रोजेक्ट टाइगर, और ये प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था, तो ये 1973 में जो था वो लॉन्च किया गया था। और कोई क्वेश्चन है यहाँ से याद रखने के लिए, तो ग्लोबल टाइगर डे भी जो है वो मनाया जाता है। ग्लोबल टाइगर डे जो है वो कब मनाया जाता है, इसको इंटरनेशनल टाइगर डे भी बोलते हैं, और ये 29 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। इतना हमारे पास होगी जानकारी इकट्ठी। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किस कंट्री को जो है वो बोलते हैं। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री को जो है वो बोलते हैं, तो शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्यूबा कंट्री को जो है वो बोला जाता है। इस तरह के नेशनल इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चन जो है हमने अक्सर पढ़े हैं। बस रिवाइज करने की देर होती है कि टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहें, ताकि वो एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तब आपको कंफ्यूजन ना रहे। वैसे ही लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सी कंट्री को बोलते हैं, वो नॉर्वे को बोलते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसको बोलते हैं, वो कोरिया को बोलते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोलते हैं, वो जापान को बोलते हैं। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किस कंट्री को बोलते हैं, वो भूटान को बोलते हैं। और वैसे ही जो है वो सिटी ऑफ 7 हिल्स भी बोला जाता है, वो रोम सिटी को जो है वो बोलते हैं। सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम सिटी को जो है वो बोला जाता है। फॉरबिडन सिटी जो है वो कौन सी सिटी को बोलते हैं, वो लहासा सिटी को बोलते हैं, जो कि तिब्बत में जो है वो आती है। गिफ्ट ऑफ नाइल किसको बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ नाइल जो है वो इजिप्ट को जो है वो बोलते हैं। तो इतना सब यहाँ से हमने याद रखना है। ये मोटे तौर पर हमने रिवाइज कर ली चीज़ें जो पहले पढ़ी हुई थी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर उसके ऊपर फोकस करते रहते हैं। जो यहाँ पर हो गया चाहे वो टेस्ट सीरीज में हो गया, परंतु उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। अभी हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस प्रीवियस मंथ्स के जो है वो रिवाइज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो वन लाइनर क्वेश्चन ऐसा है कि आप अभी एकदम से पढ़ेंगे तो वो प्रीवियस मंथ्स के आपके रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको अभी याद भी रहेंगे। बोलते हैं यहाँ पर नदी उत्सव 2024 का इनॉग्रेट किया गया था, वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA में किया गया था, न्यू दिल्ली में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये नदी उत्सव 2024 जो था वो कहाँ पर हुआ, तो ये न्यू दिल्ली में जो था वो हुआ था नदी उत्सव करके ध्यान रखना है। बोलते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप है एक, ये भी चर्चा में था। तो ये जो है वो को लोकेटेड है कहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जो है वो है। तो इसका नाम आपने ध्यान रखना है, स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप। स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप इंपॉर्टेंट है और ये को लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। आगे बोलते हैं केरला के द्वारा जो है वो जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आता है 2024 का, उसमें जो है वो पहला स्थान टॉप पोजीशन जो है वो हासिल की गई है। और दूसरी बार ऐसा हुआ कि केरला के द्वारा टॉप पोजीशन यहाँ पर सिक्योर की गई, हासिल की गई। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में किस स्टेट के द्वारा जो था वो पहली रैंक हासिल की गई, वो केरल के द्वारा की गई। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये सितंबर महीने की 21 को जो है वो मनाया जाता है। सितंबर महीने की 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम इस बार की जो थी 2024 की, मतलब वो थी कल्टिवेटिंग कल्चर ऑफ पीस। कल्टिवेटिंग कल्चर ऑफ पीस करके जो है वो इसकी थीम बनाई गई थी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वुमेन कबड्डी टीम वॉन एशियन चैंपियनशिप। तो बोलते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप जीती है। तो अभी हाल ही में जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो, या फिर कौन सी कंट्री की टीम के द्वारा जो है वो कबड्डी में जो है वो एशियन चैंपियनशिप जीती गई है, वो महिलाओं में आपने बताना है। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेकंड क्वेश्चन उसमें डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से अपना आंसर बताएंगे, रिवीजन भी आपका साथ में हो जाएगा। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट PDF प्रोवाइड करवा दी जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है। टेलीग्राम पर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।